नया मॉड्यूल है, इसमें बेसिकली 3 मॉड्यूल्स और आएंगे। फर्स्ट वन विल बी पैराबोला, जो कि यही मॉड्यूल है। नेक्स्ट विल बी ऑन एलिप्स एंड देयर विल बी वन मॉड्यूल ऑन हाइपरबोला। पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। तो इस मॉड्यूल में तो हम पैराबोला पे ही डिस्कशन करेंगे, तो अगले 2 मॉड्यूल्स में एलिप्स एंड हाइपरबोला में। तो कोनिक सेक्शन जो है उसमें ये 3 तरह के कोनिक सेक्शंस बनते हैं, ठीक है। और इस वीडियो में मैं बेसिकली आपको कोनिक सेक्शन का ओवरव्यू दूंगा एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद पैराबोला। तो स्टार्ट करते हैं कि मान लिया अपने पास एक कोन है, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। आई एम श्योर आपने ये कोन की फिगर्स 10th में जरूर बनाई होंगी, है ना। तो ये अपने पास कोन है। आपने क्या किया कि इसमें से एक प्लेन इसको कट कर दिया एक प्लेन से, ठीक है। यहां से आप इसको कट कर रहे हो, लेट्स से समथिंग लाइक दिस। जब आप इसको यहां से कट करोगे तो अगर आप इमेजिन कर पाए तो यहां पे एक कर्व बन जाएगी इस तरह से। सच कर्व आर नोन एज पैराबोलिक कर्व। तो ये हम इस तरह से कोन में से पैराबोला निकाल सकते हैं। एक पर्टिकुलर एंगल पे आपको कट करना पड़ेगा एंड वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ दोज एंगल्स कि कितने पे कट करेंगे तो कौन सी कर्व बनेगी। मैं जस्ट आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि अगर आप इस तरह से कट करेंगे तो आपके पास पैराबोला जनरेट होगा। एंड अगर मैं एक और कोन लूँ, इसमें हम जो प्लेन बनाएंगे वी आर कटिंग इट इन दिस डायरेक्शन, लेट्स से लाइक दिस। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो यहाँ पे कर्व बन रही है, इस तरह से एक कर्व बनेगी यहाँ पे, दैट विल बी एलिप्टिकल कर्व। और ये कोनिक सेक्शन एलिप्स बन जाएगा। बेसिकली इसका नाम कोनिक सेक्शन इसीलिए है बिकॉज हम कोन से ये सारे सेक्शंस कट आउट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं एक डबल कोन लेता हूं, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, सिमेट्रिकल है ये, ध्यान रखिए, इस तरह से एंड इस तरह से, ऊपर वाला और नीचे वाला कोन सेम ही है। और फिर मैं इसको मान लो कि इस तरह से कट करता हूं, कुछ ऐसे, ठीक है। तो जो यहां पे कर्व जनरेट होगी, ये कर्व एंड एक इधर कर्व, दीज बोथ विल फॉर्म हाइपरबोलिक कर्व्स। और इसको हम बोलते हैं कोनिक सेक्शन ऑफ हाइपरबोला। ये जो कोन से निकला हाइपरबोला, दिस वन वाज पैराबोला एंड दिस इज एलिप्स। तो ये 3 कोनिक सेक्शंस में हम कवर करने वाले हैं आगे आने वाले मॉड्यूल्स में। तो अभी हम सबसे पहले तो कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं कि कोनिक सेक्शन होता क्या है। बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं एंड आई विल बी कवरिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन वेरी डिटेल। सो आप ध्यान से सुनिएगा। कोनिक सेक्शन है लोकस ऑफ अ पॉइंट, लोकस मतलब पाथ ऑफ अ पॉइंट, विच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट, किस तरह से मूव करेगा वो पॉइंट, सच दैट रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इस फिक्स पॉइंट को हम एक नाम देंगे थोड़ी देर में, रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट टू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन। कहने का मतलब कि रेशियो डिस्टेंस की कहां कहां से, एक तो एक फिक्स पॉइंट से और दूसरी एक फिक्स लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो 2 डिस्टेंसेस की रेशियो बनेगी। दिस रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो कोनिक सेक्शन क्या हुआ, लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट टू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। लेट मी ड्रॉ अ फिगर फर्स्ट एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू वंस अगेन। मान लिया ये अपना पॉइंट P है जिसका आप लोकस निकाल रहे हो और ये इस तरह से है। ये S मान लिया अपना फिक्स्ड पॉइंट, स्टैंडर्ड नोटेशन में यूज कर रहा हूं, इसको हम S से डिनोट करते हैं। दिस इज योर फिक्स पॉइंट एंड
लेट्स से यू हैव अ फिक्स लाइन समवेयर हेयर, ठीक है। तो जब आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट किया इसका इधर इस लाइन से, तो लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज m एंड दिस डिस्टेंस। तो बोला क्या जा रहा है कि कोनिक सेक्शन क्या होगा कि जो sp डिस्टेंस आया ओवर pm डिस्टेंस आया, sp ओवर pm, ये हमेशा कांस्टेंट होता है कोनिक सेक्शन के केस में। दिस रेशियो इज कांस्टेंट, sp ओवर pm की रेशियो कांस्टेंट होती है, और इस कांस्टेंट को हम e से डिनोट करते हैं एंड वी कॉल इट इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक सेक्शन। तो दोबारा से लिख लिया इसको कि sp ओवर pm इज इक्वल टू e। इसको मैं इस तरह से याद करना प्रेफर करता हूं, sp इज इक्वल टू ई पी एम, sp इज इक्वल टू ई पी एम। ये फॉर्मूला तो आप मतलब हमेशा आपको याद होना चाहिए, कोनिक सेक्शन के किसी भी प्रॉब्लम में इसका यूज आ सकता है, sp इज इक्वल टू ई पी एम। अब बात करते हैं डेफिनेशंस की, कुछ 8-10 डेफिनेशंस लिखेंगे एंड धीरे धीरे आपको ये चीज़ें समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो फर्स्ट पॉइंट इज, जो मैं फिक्स पॉइंट की बात कर रहा हूँ पीछे डेफिनेशन में, और जो हमने यहाँ पे एस से डिनोट किया है, इसके बारे में बात कर रहे हैं कि इस फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं, दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ द कोनिक सेक्शन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फोकस। तो अभी हम बेसिक डेफिनेशंस कर रहे हैं जो सारे के सारे तीनों कोनिक सेक्शंस के लिए वैलिड होगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट, जो फिक्स्ड लाइन की बात हो रही है यहाँ पे, फिक्स्ड लाइन, कौन सी लाइन, ये वाली लाइन, पी पॉइंट का डिस्टेंस जिससे हम मेजर कर रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस लाइन की बात हो रही है। दिस लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कोनिक सेक्शन। तो दो टर्म्स देखी हमने अभी तक, पहली फोकस एंड सेकंड वन इज डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। मूविंग ऑन टू थर्ड पॉइंट, ये जो रेशियो है ये हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, फिर भी लिख लेते हैं। दिस कांस्टेंट रेशियो, जिसको हमने ई से डिनोट किया है, इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक सेक्शन। दैट इज अर थर्ड डेफिनेशन, थर्ड टर्म जो हमने इंट्रोड्यूस करी है। फोर्थ हम करेंगे एक्सिस ऑफ द कोनिक। वो क्या होता है कि लाइन परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स एंड passing through focus is called axis of the conic section, axis of the conic भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बनाते हैं इसको, फिगर बनानी पड़ेगी। लेट्स से यू हैव अ डायरेक्ट्रिक्स हेयर, you have P point somewhere here and your fixed point S, that is focus somewhere here। तो आपने क्या करना है, ये तो चलो PM आ गया, ये SP आ गया। तो कह रहा है कि आप इस डायरेक्ट्रिक्स के, इसको D से डिनोट कर दे रहे हैं लाइन को, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। इस डायरेक्ट्रिक्स के आप परपेंडिकुलर एक लाइन खींचो इस तरह से और फोकस से पास करवाओ उसको। तो ये जो लाइन बनी इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ द कोनिक सेक्शन। डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर एंड फोकस से पास करती हुई लाइन इज नोन एज एक्सिस ऑफ द कोनिक सेक्शन। आगे मूव ऑन करते हैं और फिफ्थ पॉइंट, दैट इज वर्टेक्स ऑफ द कोनिक सेक्शन। वर्टेक्स क्या होता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोनिक, मतलब जो कोनिक सेक्शन बनेगा, जो उसकी कर्व बनेगी, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसके साथ, एक्सिस के साथ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोनिक एंड इट्स एक्सिस इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द कोनिक। जैसे हमने यहाँ पे अगर कोई कर्व बनाई, लेट्स से मैंने यहाँ पे इस तरह से कोई कर्व बना दी, ये मान लो अपनी पैराबोलिक कर्व है, ये हम थोड़ी देर में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली, कि ये एक पैराबोला बन रहा है। तो ये जो पॉइंट आएगा दिस विल बी नोन एज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। मतलब ये कोनिक सेक्शन अगर हमारा बन रहा है, इसको मैं कोनिक सेक्शन कंसीडर कर रहा हूँ, तो ये एक्सिस के साथ इस पॉइंट पे
कट कर रहा है, इसको हम जनरली वी से डिनोट करते हैं, या फिर ये कई बार ओरिजिन होता है तो हम इसको ओ से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज योर सिक्स पॉइंट दैट सेज फोकल कॉर्ड। अब फोकल कॉर्ड क्या होती है? फोकल, अब कोनिक सेक्शन है, जैसे हमने सर्कल्स देखा ना, सर्कल्स में कई सारी कॉर्ड्स होती हैं, उसी तरह से कोनिक सेक्शन में भी कई सारी कॉर्ड्स होंगी। जैसे मैं आपको अगर एक बना के दिखाऊं यहाँ पे, लेट्स से दिस वन इज वन कॉर्ड ऑफ द कोनिक। कॉर्ड मतलब कि एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जा रही है कोनिक सेक्शन के, ठीक है। दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कॉर्ड। तो ये कह रहा है कि फोकल कॉर्ड क्या होगी? एक ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास करे, एनी कॉर्ड passing through the focus of the conic is called focal chord, ठीक। नेक्स्ट, दैट इज पॉइंट नंबर 7। दिस इज डबल ऑर्डिनेट। ये मैं दोबारा बता रहा हूँ, सारे कोनिक सेक्शन के लिए यही सारी डेफिनेशंस वैलिड होंगी, हम जनरलाइज करके रिजल्ट्स लिख रहे हैं। तो डबल ऑर्डिनेट क्या होगा? डबल ऑर्डिनेट इज एनी कॉर्ड। अब आप देखिए कि डबल ऑर्डिनेट, अगर मैं एक्सिस की बात करूं, पहले मैं समझा देता हूं कि इसकी कॉर्ड होनी चाहिए डबल ऑर्डिनेट, मतलब कि एक ऐसी कॉर्ड होगी जो कि इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। एनी कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द कोनिक सेक्शन। एक ऐसी कॉर्ड कोनिक सेक्शन की जो उसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो उसको हम डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो इनफाइनाइट डबल ऑर्डिनेट्स आप बना सकते हैं किसी भी कोनिक सेक्शन में। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 8, दैट इज लेटस रेक्टम। अब लेटस रेक्टम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लेटस रेक्टम क्या होगा? लेटस रेक्टम इज अ डबल ऑर्डिनेट passing through focus is known as latest rectum। इज लेटस रेक्टम, LR से जनरली डिनोट कर देते हैं। अब समझिए इसको कि इसमें कई सारे डबल ऑर्डिनेट्स होंगे जो कि परपेंडिकुलर होंगे ना एक्सिस के, बिकॉज दैट इज द बेसिक डेफिनेशन। लेकिन एक डबल ऑर्डिनेट ऐसा भी होगा, जैसे पैराबोला की बात करें तो इसमें एक होगा जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा एंड फोकस से पास भी कर रहा होगा। तो दिस ऑर्डिनेट इज बेसिक, डबल ऑर्डिनेट इज बेसिकली नोन एज लेटस रेक्टम LR। ये हम पैराबोला पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी होगी कि किसी कोनिक सेक्शन में एक होता है, किसी में दो भी होते हैं, ठीक है। तो दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लेटस रेक्टम, कि एक डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। या फिर आप ऐसे भी कह सकते थे कि फोकल कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस, ठीक है, बिकॉज ये फोकस से तो पास कर ही रही है कॉर्ड। नेक्स्ट, 9th, सेंटर ऑफ द कोनिक। अब सेंटर क्या होता है? पॉइंट विच बाइसेक्ट्स any chord of the conic passing through it। मतलब जो भी कॉर्ड सेंटर से पास करेगी उसको सेंटर बाइसेक्ट कर देगा। जैसे सर्कल में भी तो होता है ना, सर्कल की कॉर्ड जो है वो सेंटर पे बाइसेक्ट हो रही होती हैं। तो वही डेफिनेशन है यहाँ पे कि पॉइंट विच बाइसेक्ट्स एनी कॉर्ड ऑफ द कोनिक पासिंग थ्रू इट। जो भी कॉर्ड इस सेंटर से पास करेगी, कोनिक सेक्शन की कोई भी कॉर्ड जो इस सेंटर से पास करेगी, वो सेंटर ऑफ द कोनिक उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ द कोनिक, ठीक है। आई एम श्योर कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, एंड दीज मैनी डेफिनेशंस आर सफिशिएंट फॉर द टाइम बीइंग। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे सो दैट अब ऐसा ना लगे आपको कि हम इंग्लिश की क्लास लग रही है। सो लेट्स डू सम मैथमेटिकल क्वेश्चंस एज वेल। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ कोनिक वेयर
eccentricity is 1, focus is at 3 comma minus 4, and directrix is x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमें इस कोनिक सेक्शन की इक्वेशन निकालनी है। तो कोनिक सेक्शन होता है क्या, वो लोकस होता है, पी पॉइंट है ना। तो पी पॉइंट जो अपना है इसका ही तो लोकस ढूंढना है, तो उसको हमने एच कॉमा के एज्यूम कर लिया। एक फिगर बना लेते हैं, लेट्स से दिस इज योर डायरेक्ट्रिक्स एंड यहाँ पे पी पॉइंट एंड यहाँ पे एस पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 3 कॉमा माइनस 4, और ये आ गया अपना पी एम डिस्टेंस और ये आ गया एस पी। इसेंट्रिसिटी ऑलरेडी गिवन है, तो फॉर्मूला मैंने जो आपको याद करने को बोला था दैट इज एस पी इज इक्वल टू ई पी एम। तो एस पी की वैल्यू निकालते हैं। एस पी तो एच कॉमा के है, तो एस पी की वैल्यू बहुत ईजिली आ जाएगी, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एच माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस के प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये तो डिस्टेंस आया एस पी। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 है और पी एम की वैल्यू हम स्ट्रेट लाइन के डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं ना, एच कॉमा के का डिस्टेंस ही तो निकालना है इस लाइन से। इस लाइन की इक्वेशन भी आपको गिवन है, एक्स माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस विल बी मॉडुलस ऑफ ये 3, ये हमने एच कॉमा के डालना है इसमें, तो एच माइनस के प्लस 5 ओवर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आ जाएगा, ये मॉडुलस क्लोज। ठीक है, अब कुछ नहीं करना आपको, ये इंडिपेंडेंट इक्वेशन है ऑलरेडी एच और के में, इसको बस आप सिंप्लीफाई कर लो तो आंसर आपका साथ ही साथ में आ जाएगा। तो स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों तरफ, तो यू विल हैव एच माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस के प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच माइनस के प्लस 5 का होल स्क्वायर, और नीचे 2 बन रहा था, रूट 2 बन रहा था, उसका स्क्वायर किया तो 2 बन गया। तो ये 2 को आप चाहो तो इधर ला के मल्टीप्लाई कर सकते हो और इन सबको ओपन करके आपके पास आंसर आ जाएगा। तो सब ओपन कर देते हैं और एक्स और वाई में भी रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, बिकॉज एच और के में अब इंडिपेंडेंट इक्वेशन आ चुकी है। तो चाहो चलो एक बार ये स्टेप कर ही देता हूँ मैं, 2 टाइम्स, इस स्टेप में सिर्फ एक्स और वाई में रिप्लेस कर रहे हैं। 2 टाइम्स एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर। नाउ वील ओपन इट, so 2 times x square plus 9 minus 6x plus y square plus 16 plus 8y equal to, इसको ओपन करेंगे a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी आना था तो माइनस 2xy प्लस 2bc दैट विल बी माइनस 10y एंड प्लस 2ca दैट विल बी 10x। तो ये ओपन हो गया। अब तो आप इन सबको एक साइड ले जाओ और इसको सॉल्व कर लो, तो दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, आई एम लीविंग दैट पार्ट टू यू। तो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर, यही कोनिक सेक्शन की इक्वेशन आ जाएगी। ये कौन सा कोनिक सेक्शन बनेगा ये हम नेक्स्ट वीडियोज में जैसे जैसे आगे प्रोसीड करेंगे तो हमें पता चलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज फाइंड इक्वेशन ऑफ कोनिक whose focus is at minus 1 comma 0, directrix is a line 4x minus 3y plus 2 is equal to 0 एंड eccentricity भी आपको गिवन है दैट इज 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, तो ये हमें इक्वेशन ढूंढनी है कोनिक सेक्शन की। तो मेथड सेम ही है, मैं सारा नहीं सॉल्व करूंगा, आई जस्ट गिव यू द पॉइंट्स। तो कैलकुलेशंस वाला पार्ट आप खुद कर लीजिएगा। ये पी पॉइंट हमने ज्यूम किया एच कॉमा के, ये अपना एस आया माइनस 1 कॉमा 0, एग्जैक्टली जैसे लास्ट क्वेश्चन में हो रहा था वैसे ही हो रहा है इसमें। तो पी एम, तो क्वेश्चन इज एस पी इज इक्वल टू ई पी एम, ये अपना फॉर्मूला है। एस पी की वैल्यू हम ढूंढ सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ दिस विल बी एच प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये तो आया अपना एस पी इक्वल टू ई की वैल्यू गिवन है 1 अपॉन रूट 2 एंड पी एम की वैल्यू आप डिस्टेंस फॉर्मूला से ढूंढ सकते हो, स्ट्रेट लाइन वाला है। तो दैट विल बी नथिंग बट, यहाँ पे लगा देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये रही अपनी लाइन 4x माइनस 3y प्लस 2 एंड पॉइंट इज h कॉमा k, सो इट विल बी 4h माइनस 3k प्लस 2 ओवर अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये इक्वेशन आ गई है, इसमें आप इसे h और k को x और y में
रिप्लेस करके इसको आप सॉल्व कर सकते हो. यू जस्ट नीड टू सिंप्लीफाई इट एंड आपका आंसर आ जाएगा. दैट विल बी योर रिक्वायर्ड कोनिक सेक्शन. ठीक है. आई होप दिस इज ओके and you should not be facing any problem in this question. Next we'll move on to the topic that is how to identify conic sections. कि पता कैसे चलेगा कि कौन सा कोनिक सेक्शन है, ये पैराबोला है, एलिप्स है या फिर हाइपरबोला है. ठीक है. तो इसके दो मेथड्स हैं. पहला मेथड जो हम कर रहे हैं वो इसेंट्रिसिटी से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू दी रहती है आपको क्वेश्चन में, वहां से आप भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा कोनिक सेक्शन बन रहा है. तो इसेंट्रिसिटी मैं दोबारा लिख देता हूं. दैट विल बी एस पी ओवर पी एम, दैट इज नोन एज इसेंट्रिसिटी. और एस पी और पी एम शो करने के लिए फिर से एक बार फिगर बना ली. दिस इज पी, दिस इज एस एंड दिस लाइन इज डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज एम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी एम और ये एस पी. तो इस एस पी ओवर पी एम की बात हो रही है. तो अब मैं रिजल्ट लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कि अगर E की वैल्यू 1 आती है तो ये कोनिक सेक्शन पैराबोला होगा. एग्जैक्टली 1. ठीक. अगर E की वैल्यू 0 से बड़ी आती है और 1 से छोटी आती है, ध्यान रखिएगा नेगेटिव नहीं होगी है ना, डिस्टेंसेस की रेशियो है, दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. तो अगर E की वैल्यू 0 to 1 आती है, मतलब 1 से छोटी आ रही है, तो इस सिनेरियो में एलिप्स बन रहा होगा. और अगर E की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो उस सिनेरियो में हाइपरबोला बनता है. सो पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला हम इस तरह से इसेंट्रिसिटी की वैल्यू से बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है. सेकंड मेथड है कि कई बार हमें इसेंट्रिसिटी नहीं दी रहती, हमें इक्वेशन दी रहती है कोनिक की, तो वहां से आइडेंटिफाई करना होता है. तो सेकंड मेथड इज आइडेंटिफाइंग फ्रॉम जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक. अब कोनिक सेक्शन की ना जनरल इक्वेशन हमेशा 2 डिग्री की कर्व रहेगी. ये हमने सर्कल चैप्टर में भी देखा था. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2 hxy प्लस 2 gx प्लस 2 fy प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो ये अगर इस तरह की आपको कोई भी कोनिक सेक्शन की इक्वेशन गिवन है और आपको आइडेंटिफाई करना है. अब देखिए इसमें हम कई सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये चीज़ सर्कल हो सकती है या फिर ये चीज़ पैराबोला हो सकती है. This can represent an ellipse. This can represent a hyperbola. एंड ये एक और चीज को रिप्रेजेंट कर सकती है, दैट इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस. पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस मतलब दो स्ट्रेट लाइंस होंगी एक पेयर में. तो ये इक्वेशन इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट कर सकती है. अब हमें पहले तो हम लिख लेते हैं कि इसको हम बोलते क्या हैं. दिस इज नथिंग बट अ सेकेंड डिग्री नॉन होमोजीनियस इक्वेशन. कई बार ना असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं या उससे मिलते जुलते, तो उसमें फिर आपको पता होना चाहिए कि सेकंड डिग्री नॉन होमोजीनियस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई कैन रिप्रेजेंट एनी ऑफ दीज 5 कर्व्स या फिर ज्योमेट्रिकल फिगर्स, दैट इज सर्कल, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला. तो ये सब फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ चीज़ें पहले कैलकुलेट करनी पड़ती हैं. सबसे पहली चीज़ है कि एक डेल्टा की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं. तो देखिए ध्यान से कि डेल्टा क्या होता है. डेल्टा होता है एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और डिटर्मिनेंट है ये ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी. ये सारे कॉफिशिएंट्स ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, ए बी एच जी एफ और सी. इन्हीं को हमने इस तरह से डिटर्मिनेंट में डालना है और जब आप इसको ओपन करोगे तो ये क्वांटिटी बनेगी ए बी सी प्लस 2 fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर. अब ऐसा है कि जनरल परसेप्शन ये रहती है कि कई बार टीचर्स बोल देते हैं कि आप ये डिटर्मिनेंट में याद रख लो, इसको सॉल्व करना ईजी है. अब एक्चुअली होता है क्या है कि जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा डिटर्मिनेंट. जब सॉल्व करना ही है, आपको ओपन करना ही है, तो बेटर है कि आप ये फॉर्मूला याद कर लो, बिकॉज ये डिटर्मिनेंट याद रखना भी तो उतना ही मुश्किल है जितना ये फॉर्मूला याद रखना. तो मैं ये प्रेफर करता हूँ कि दैट यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला डायरेक्टली. इसमें आपको डिटर्मिनेंट नहीं ओपन करना पड़ेगा, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा आपका. तो ए बी सी प्लस 2 fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर. तो ये बहुत सिमेट्रिकल चीज़ है, इसमें कुछ खास याद मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा याद करने में.
आप 2000 क्वेश्चंस करोगे तो ये अपने आप ही आपको याद हो जाने वाला है। तो आपने ये डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ कि अगर इसमें हम बहुत डेप्थ में स्टडी कर सकते हैं इस डेल्टा के लिए, लेकिन मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि अगर डेल्टा जीरो हुआ तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर सकता है। इसके लिए कंडीशंस हमें और भी चेक करनी पड़ती हैं, ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं होती है, ठीक है। लेकिन हम उस डिटेल में अभी फिलहाल नहीं जा रहे हैं। पर आप ये ध्यान रखिए कि डेल्टा अगर जीरो होगा तो ये कोनिक सेक्शन तो नहीं होगा। हमारा टॉपिक है कि हम कोनिक सेक्शन आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं एंड वील रिमेन ऑन दैट पार्ट ओनली। तो डेल्टा अगर जीरो हुआ तो ये डेफिनेट होगा कि दिस विल नेवर रिप्रेजेंट अ कोनिक सेक्शन, ठीक है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन करेगा कि नहीं करेगा वो अलग बात है। तो कोनिक सेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए पहली कंडीशन यही है कि डेल्टा शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, देन ओनली इट विल रिप्रेजेंट अ कोनिक सेक्शन। ये तो पहला पार्ट हुआ। दूसरा कि अगर ये डेल्टा अब नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो उसके बाद आप ये क्वांटिटीज कैलकुलेट करो, एच स्क्वायर और ए बी। एच स्क्वायर कैलकुलेट करो और ए बी कैलकुलेट करो। अगर तो ये इक्वल आ गए तो फिर ये पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और अगर एच स्क्वायर की वैल्यू लेस देन ए बी आई तो फिर ये एलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जैसे एलिप्स लेस देन वन इसेंट्रिसिटी पे होता है, उसी तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हो कि एच स्क्वायर लेस देन ए बी पे। ये याद रखने के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा। और एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी पे दिस विल रिप्रेजेंट अ हाइपरबोला। सो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट कि हम इक्वेशन से किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोनिक सेक्शन को। विल टेक वन एग्जाम्पल एंड अगर कोई डाउट है आपको तो वो क्लियर हो जाएगा इसमें। द क्वेश्चन इज द कोनिक सेक्शन। इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं है स्ट्रेट फॉरवर्ड। द कोनिक सेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग एग्जाम्स जो होते हैं उनमें आएंगे। यू विल नॉट फाइंड सच क्वेश्चंस इन मेंस और एडवांस। द कोनिक सेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस 20x प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो। तो इसको आइडेंटिफाई करना हमने कि कौन सा कोनिक सेक्शन है, ठीक है। दैट इज अर क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो ये जो ए बी सी अपने जितने भी हैं उनको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं, दैट इज वन। बी इज ऑल्सो वन। एच की वैल्यू अगर देखें तो टू एच एक्स वाई होता है तो एच विल बी माइनस वन। टू जी एक्स होता है तो जी की वैल्यू आई 10। एफ वाली टर्म वाई वाली टर्म मिसिंग है तो एफ विल बी जीरो एंड सी की वैल्यू विल बी 10। तो ये अपने पास सारी वैल्यूज आ गई। और फॉर्मूला क्या होता है अपना डेल्टा का, सबसे पहले डेल्टा ही कैलकुलेट करना हमें। तो डेल्टा इज ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। बहुत ही आसान है ना याद करना, इतना मुश्किल नहीं है जितना लोग समझते हैं इसको कि बहुत मुश्किल होगा याद करना। बहुत सिमिट्री में याद हो जाता है। ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। अब वैल्यूज प्लग इन कर दी, देखिए अब कितना आसान होगा इसको सॉल्व करना। ए इंटू बी इंटू सी दैट इज 10 प्लस टू एफ जी एच में आप देखिए एफ की वैल्यू जीरो है तो ये सारी टर्म जीरो होने वाली है। इंटू सॉरी माइनस ए एफ स्क्वायर, ये भी जीरो आने वाला बिकॉज एफ इज जीरो। माइनस बी जी स्क्वायर, बी इज वन, जी स्क्वायर विल बी 10 स्क्वायर दैट इज 100 माइनस सी एच स्क्वायर, सी इज 10, एच इज माइनस वन का स्क्वायर तो दिस विल बी माइनस 10। तो ये 10 और 10 कैंसिल आउट और आंसर आ गया 100। अगर आप दूसरी तरह से करते तो पहले आप क्या कहते हैं डिटर्मिनेंट बनाओ फिर इसको खोलो, दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो डेल्टा की वैल्यू माइनस 100 आ गई, जो कि अच्छी बात है कि ये जीरो के इक्वल नहीं है। तो अब ये जो कर्व है वो कोनिक सेक्शन को एटलीस्ट रिप्रेजेंट कर सकती है। उसके लिए अब हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्वांटिटीज। एक तो एच स्क्वायर, एच स्क्वायर की वैल्यू वन दिख रही है और दूसरी क्वांटिटी ए बी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ए इंटू बी भी वन आ रहा है तो यहां से हमने क्या बोला कि एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी के इक्वल आ रही है। इसका मतलब जो ऊपर आपको इक्वेशन दे रखी है दिस इक्वेशन दैट इज रिप्रेजेंटिंग कोनिक सेक्शन पैराबोला, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, यही हमसे पूछा गया था। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पैराबोला स्टार्ट करेंगे। ऑल राइट, सो रिवाइज ऑल दिस एंड वील मीट अप इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।